बस एक दिन बचा है, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम, और वो भी फर्स्ट एग्जाम मैथ का। क्या मेरा एग्जाम कंप्लीट होगा? अगर पेपर लेंथी आ गया तो, या पेपर एक्स्ट्रा टफ आ गया तो, मैं अगर आइडेंटिटीज भूल गया तो, या अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और सिली मिस्टेक करके मेरे मार्क्स डाउन हो गए तो, ये सारी कंफ्यूजन्स अभी दिमाग में घूम रही होंगी, क्योंकि अब वही टाइम आ गया है। पढ़ लिया हमने जितना पढ़ना था, लेकिन अब बस यही टेंशन दिमाग में घूमती है, क्या होगा। और ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन ही नर्वसनेस के कारण आपका एग्जाम खराब कर देंगे। कई बार होता है ना, फुल तैयारी है, कंप्लीट 100/100 लेकर आएंगे, लेकिन एग्जाम में जाके सब भूल गए। ऐसा होता है ना, तो ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि आज आपके इन सारे सवालों का जवाब देने आई हूं मैं। ठीक है, इस वीडियो में आपके इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मिलने वाला है आपको। पेपर टफ आ गया तो उसे कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस कैसे ध्यान में रखनी है कि हमारी सारी कैलकुलेशन सही हो, सिली मिस्टेक से कैसे बचना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन हम पहले करें। जो ये सारे कंफ्यूज पॉइंट है वो सारे आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो टेंशन नॉट, अच्छे से देखो, ध्यान से देखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब आज मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल काम, अपने दिमाग को शांत करो। ठीक है, थोड़ा हो सके थोड़ा, सबसे पहले जब हमारे पास एग्जाम पेपर आता है, मतलब एक क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको रीड करें, कहीं ऐसा तो नहीं टेंशन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, उसको रीड करते वक्त रीडिंग की कुछ स्ट्रेटजीज आप अपनाओ, जिससे आपको पेपर को सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा और शायद आप टाइम पे उसे कवर भी कर पाओगे। ठीक है, तो रीडिंग टाइम जो आपको मिलता है 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होता है लेकिन आंसर शीट आपको नहीं मिली होती। तो वो रीडिंग टाइम में आपको किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी है, जिससे आपका जो पेपर आप सॉल्व करने जा रहे हो वो एक टाइम लिमिट में और अच्छा हो जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या अपनानी है, आपको अपनानी है डॉट स्ट्रेटजी। अब ये डॉट स्ट्रेटजी क्या है कि जब हम पेपर रीड करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनमें काफी चीजें हमें याद आती हैं, मतलब किसी में कोई हमें आइडेंटिटी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का हमें समझ में आ गई क्वेश्चन वो है, इसमें वो आइडेंटिटी यूज हो गई। ठीक है सॉरी, या कुछ यूनिट्स होती हैं, आपको मीटर में दे रखा है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करना है, आपको उस टाइम रीडिंग के टाइम ये सारी चीजें याद आती है, लेकिन जब हम एग्जाम पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें पता होता है हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो उस टाइम करते करते ये चीजें हमें ध्यान में नहीं रहती, उसकी वजह से कई बार क्या है, मार्क्स डाउन हो जाते हैं, वो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब आप रीड कर रहे हो, या तो आप पॉइंट मतलब उन क्वेश्चंस के ऊपर, पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर, पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप डॉट लगा दो, जैसे कोई यूनिट चेंज कर दो उसके ऊपर डॉट लगा दो। ठीक है, कोई अगर आपको आइडेंटिटी यूज करनी है तो उस आइडेंटिटीज को थोड़ा सा पेंसिल से वहां पे हल्का सा नोट डाउन कर लो कि हाँ भाई ये आइडेंटिटी होगी, आप अपने हिसाब से यूज करो, ताकि आपको जब आप उस क्वेश्चन को करने जाओ तो वो डॉट देख के या वो मार्क देख के, आइडेंटिटी देख के आपको याद आ जाए यहाँ पे मुझे ये करना था, वो मिस्टेक नहीं होगी। तो ये डॉट स्ट्रेटजी आपको वो सिली मिस्टेक करने से बचाएगी, जो आपको पता है कि क्या करना है लेकिन फिर भी आप जल्दबाजी में करके आ जाते हो, तो वो नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड चीज, चॉइस क्वेश्चन। चॉइस क्वेश्चन आपको पता है, आपको बहुत सारी चॉइस दी होती है, और में दिया होता है कि ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, और दिया होता है। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कई बार ऐसा होता है दोनों क्वेश्चन आते हैं या दोनों ही नहीं आते, या एक ज्यादा आता है एक कम आता है, हमें ऐसा लगता है, तो हम बाद में सोच लेंगे, लेकिन जब हम पेपर सॉल्व करने लगते हैं तो वो टाइम, जो सिलेक्शन का टाइम है वो हमें बड़ा परेशान करता है, वो टाइम हमारा निकल जाता है। तो बेटर है वो सिलेक्शन पहले ही कर लो। पहले समझ में आ रहा है कि जब आप क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो तब आपने दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिए, आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता, आप पहले टिक कर लो कि मुझे यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखना ही नहीं है, पहले ही उसके ऊपर क्लिक कर लो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो वो बाद में वो जो सिलेक्शन टाइम है वो अपने आप बचत हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है
सेक्शन को सिलेक्ट करना। ठीक है, सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे? देखो, आप एक सैंपल पेपर्स आपने काफी सॉल्व किए होंगे अभी, अगर नहीं किए हैं तो आज ही अभी सैंपल पेपर उठाओ और उसे सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो आपको एक स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प मिलेगी कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। आप एमसीक्यूज में बेटर हो, केस बेस्ड क्वेश्चन आप सबसे बेस्ट करते हो, या आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा सही होते हैं, तो आप जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो उसी पार्ट को आपको सबसे पहले उठाना है। पहले मैं ये कर लूं फिर बाद में मैं ये वाला सेक्शन कर लूं, वो स्ट्रेटजी आप अभी बना सकते हो। अभी भी अगर आपसे नहीं बन रही है तो आप जब पेपर रीड करोगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा किस सेक्शन में मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं या सबसे ज्यादा मेरे लिए इजी हैं, तो आप सबसे पहले वो सेक्शन उठाओ। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, पीछे से सेक्शन उठा लो, ई पार्ट पहले उठा लो। इससे क्या होगा, ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले ही सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे कैसे कैसे चलना है, पहले कौन सा करना है, फिर सेकंड कौन सा करना है, थर्ड कौन सा करना है, ताकि आपको बाद में इसमें कंफ्यूजन ना रहे और फटाफट बस वो सेक्शन उठाओ और करते चले जाओ। और मेरी जो सजेशन है वो ये है कि सबसे पहले वो सेक्शन उठाना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब आप पहले कुछ क्वेश्चंस में ही पहले 6-7 क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा अटक जाओ और बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो आपको नहीं आ रहे, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। डाउन, अगर मैथ का पेपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि आपका कैसा कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो पेपर अच्छा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर कॉन्फिडेंस लूज हो जाए तो चाहे आपको आता भी हो पेपर, आपने एक दिन पहले ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर भी उनमें मिस्टेक करके आओगे। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग में अगर ऐसे क्वेश्चंस चूज करते हो जो आपको अच्छे से आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो उससे क्या है कि आप पेपर अपने आप, आपका पेपर सॉल्व हो जाए, सही हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपने नहीं सॉल्व कर रखे वो भी सॉल्व होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, तो वो चीज है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन, जो सबसे मेन पार्ट होता है मैथ के अंदर के, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे। मतलब एक दिन पहले उसी टाइप का क्वेश्चन कर रखा है, अगले दिन उसमें वैल्यूज चेंज होके आ गई और बच्चे कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स करके वो क्वेश्चन को गलत करके अपने मार्क्स डाउन कर लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। तो कैलकुलेशन है उसके लिए क्या है कि स्टे काम। इसका मतलब क्या है कि मैम हम शांति से बैठ जाएं अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी ऐसा नहीं होगा, हम भी जानते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन जब टफ आती है तो मतलब शांत रहो। पहली चीज तो अपने दिमाग को शांत रखो, शांति से करो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में यही चीज जब हम जल्दबाजी में कर जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार ये तो वैसा ही था, बस फटाफट कर डालें, तो वही मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, अपने दिमाग को शांत रखो और फिर कैलकुलेशंस करो। ठीक है, एक दूसरा जो है रफ वर्क स्ट्रेटजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ वर्क स्ट्रेटजी क्या है कि रफ वर्क सब मैथ के एग्जाम में होता ही है डेफिनेटली, और हम क्या करते हैं आंसर शीट के बिल्कुल बैक साइड में जाके एक पेज पूरा ले लेते हैं, उसके ऊपर रफ वर्क लिख के उसको हम करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो बहुत से बच्चे डरते हैं कहीं हमें कुछ कहा तो नहीं जाएगा, हमारे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे, ये करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथ्स के एग्जाम में रफ वर्क करना ही होता है, तो उसके लिए बिल्कुल लास्ट के पेज पे जाके रफ वर्क आपको करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप कर सकते हो। बस ऊपर आप लिख देना रफ वर्क, दैट्स इट। ठीक है, अब जब आप रफ वर्क करते हो तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का आपने मान लो क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड क्वेश्चन की आपने रफ वर्क किया है, या सेक्शन बी की आप रफ वर्क कर रहे हो, तो आप क्या है जहां पे भी आप रफ वर्क कर रहे हो वहां पे आप उसका सेक्शन बी का 7th क्वेश्चन या 18th क्वेश्चन ऐसे डाल के एक छोटा सा बॉक्स बना दो। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप सिस्टमेटिक सजा के रफ वर्क करो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे बीच बीच में करते हो वैसे ही करो। बस इतना है कि जहां भी कर रहे हो वहां पे उसका क्वेश्चन नंबर डाल दो और एक छोटा सा बॉक्स बना दो। उससे क्या होगा कि अगर आपको जब क्वेश्चन हो गया और आपको डाउट है कि इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हो सकती है, आंसर सही नहीं निकल रहा है या बड़ा अजीबोगरीब, कई बार बड़ा अजीबोगरीब आंसर निकलता है, तो हम कहते हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं, मैं एक बार चेक कर लूं। जब आप पूरा पेज भरा हुआ होगा काम से, तो कहां पे ढूंढोगे कि इस क्वेश्चन का रफ वर्क मैंने कहां किया था, नहीं ढूंढ पाओगे। तो वही कंफ्यूजन क्रिएट, उस कंफ्यूजन से, उस टेंशन से आगे वाला पेपर खराब, जो नहीं करना है। तो क्या करो, सबके साथ
या तो सेक्शन या क्वेश्चन नंबर डाल दिया, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो मेन उसी जगह पे जाके जहां पे आपका क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है वहां पे जाके उसकी कैलकुलेशन चेक कर ली। अगर कैलकुलेशन सही है तो ठीक है, कई बार अजीबोगरीब आंसर भी आते हैं, ठीक है। और अगर कैलकुलेशन गलत है तो दोबारा कर लो, आपको कम से कम आपकी कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो ये स्ट्रेटेजी आपको जरूर अपनानी है, ठीक है। उसके बाद आ गया पेपर प्रेजेंटेशन। मैम क्या मैथ के पेपर में भी प्रेजेंटेशन का इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। यही दिमाग में आ रहा होगा मैम क्या पड़ता है? एक्चुअली पड़ता है। इफेक्ट नहीं पड़ता, एक्चुअली क्या है, जब आप एक अच्छे से प्रेजेंट करके करते हो तो आपको ही उसमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो वो कैसे प्रेजेंट करना है वो हमें बहुत अच्छे से समझना है और इस ढंग से करना है ताकि क्या कहते हैं सामने वाले को समझ भी आए और आपकी मार्किंग स्कीम जो बनाई गई है बोर्ड के द्वारा उसका आपको पूरी की पूरी उसका फायदा उठा सको, ठीक है। तो ये है पेपर प्रेजेंटेशन के कुछ टिप्स आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहली चीज जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ और इवन जब भी मैं ज्योमेट्री के चैप्टर्स करवाती हूँ तब भी बोलती हूँ कि हर क्वेश्चन में, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में स्पेशली, गिवन टू प्रूव या टू फाइंड और सॉल्यूशन ये जरूर लिखना है। मतलब गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये जो भी चीज है इसको जरूर लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि छोड़ दिया, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि थ्योरम्स है, ठीक है, या ट्राइंगल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनमें क्या है, इनके मार्क्स होते हैं, इन स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, तो वो मार्क्स हमें नहीं करवाने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप सिस्टमेटिकली करते हो तो टीचर को भी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वो ये सब चीजें चेक करके भी आपको मार्क्स देता है, ठीक है। तो इसलिए जरूर लिखना है गिवन टू प्रूव। फॉर्मूला एंड यूनिट फॉर्मूला भी हमेशा ही बताया जाता है आपको, हर टीचर बोलता है, मैं भी यही बोलती हूँ कि आपको जो भी आप कर रहे हो, जो भी चीज आप लिख रहे हो, उसका फॉर्मूला डेफिनेटली लिखना है, ठीक है। कई बार आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, उसके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन फॉर्मूले के मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, तो लिखना ही लिखना है। और यूनिट, जैसे मान लो एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, तो एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखना ही लिखना है। स्क्वायर आता है एरिया में, वॉल्यूम में क्यूब आता है, तो वो डेफिनेटली लिखना है, आपको यूनिट लिखनी है। अगर आप कोई एरिया फाइंड करके उसके कॉस्ट पता कर रहे हो, किसी चीज की, कोई वाइट वॉश की या किसी चीज की कॉस्ट पता कर रहे हो, तो उसको रुपीज में, रुपीज दिस, सिर्फ आंसर लिख के नहीं छोड़ देना, उसके आगे उसकी यूनिट डेफिनेटली लिखनी है, क्योंकि उसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, तो जरूर लिखना है ये, ठीक है। फाइनल आंसर जो है उसे बॉक्स में लिखना है, ठीक है। जो फाइनल आप आंसर फाइंड करके रखा है, सबसे पहले तो देखो, जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो उसको प्रॉपर रीड करना, लास्ट तक रीड करना। ऐसा नहीं आधा क्वेश्चन पढ़ के आपको लगा कि ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हम कर लेंगे, और छोड़ दिया। लास्ट में कई बार क्या, एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया होता है, आपने जो क्वेश्चन कर रखा है उसे एक पॉइंट एक्स्ट्रा कुछ और भी पूछा होता है, ठीक है, और वो छूट जाएगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो वो नहीं करना, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ो और साथ में ये फाइंड करो कि एक्चुअली फाइंड क्या करना है। फिर जो आंसर आपका आया है, ठीक है, 50 टॉफीज आंसर आ गया, 5000 रुपीज आंसर आ गया, या 261 एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, जो भी आंसर आपका आया है उसको आपको बॉक्स बना के उसमें लिखो, ठीक है। कई बार टीचर क्या होता है कि आपकी गिवन टू प्रूफ चेक कर लिया, या फिर ऊपर का आपका डायग्राम बना रखा है वो चेक कर लिया, और नीचे से आंसर चेक कर लिया, वो टिक कर देता है, बीच में जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक है उसे वो नहीं देखता, तो उससे मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो बॉक्स में लिखो ताकि पता चले ये फाइनल आंसर है, ओके, ठीक है। उसके बाद एंगल डिफाइन करो। बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट हर बच्चा ये गलती करता है कि अगर आपने कोई डायग्राम बनाया है, आपने ये इस तरह से डायग्राम बना दिया, इसमें ए बी सी डी ये डायग्राम है, यहाँ पे ऐसे कर दिया, अल्टरनेट एंगल भैया ये तो 1 है ये 2 है, बस यहाँ पे लिख दिया और छोड़ दिया, नहीं छोड़ना। पहले आपको डिफाइन करना है कि ये एंगल कौन सा बन रहा है, सी ए बी इज इक्वल टू एंगल 1, डिफाइन करो इसे, ठीक है। इसी तरह ए सी डी इज इक्वल टू एंगल 2, ये डिफाइन करना जरूरी है। टीचर मार्क्स काट सकता है, नहीं करते हैं, 90% नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी टीचर का दिमाग में आ गई ये बात और उसने काट ली है तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए वो मत कर पाओ, डिफाइन करो डेफिनेटली। डायग्राम,
डायग्राम, कौन से डायग्राम दिमाग में आ रहा होगा, वैसे पता ही है हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि ट्राइंगल है, ठीक है, आपका वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। इनमें आपके डायग्राम्स जो होते हैं वो बनते हैं, बच्चे कई बार छोड़ देते हैं, कई बार डायग्राम आपको गिवन होता है उसे क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर में बना हुआ ये सोच के छोड़ देते हैं, मत करना, ऐसा बनाना है, क्योंकि आप डायग्राम में कई बार कुछ चीजें अपनी तरफ से लेते हो। जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे आंसर शीट में, आप उस एंगल को एंगल 1 या एंगल 2 नाम देते हो, वो आप वहां पे शो करोगे, तो वो चीज टीचर को पहले से ही समझ में आ जाएगा कि आपने क्या मतलब क्या करने वाले क्वेश्चन में, तो बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। समटाइम छोटी मोटी मिस्टेक आपकी उस डायग्राम के कारण कवर हो जाती है, नहीं पता चलती है, तो वो आप जरूर करना। उसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी डायग्राम डेफिनेटली बनाना, क्योंकि अगर डायग्राम राइट बना है उसका हमें पता है कि उस चैप्टर में डायग्राम अगर राइट बना है तो क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो तो बहुत ईजी होता है, बस सीधा tan थीटा लेना होता है, हमें डायग्राम के हिसाब से चलना होता है। तो अगर डायग्राम समझ में आ गया और सही बन गया तो आपका क्वेश्चन सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो जरूर बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम्स के ऊपर तो ये सारा कुछ था कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है। अब एक लास्ट फाइनल जो टिप है मेरी, ठीक है, वो मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, आई थिंक आपको सारे टीचर्स भी बोलते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए बोलते हैं, मैथ के लिए भी यही बोलेंगे कि ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये करना है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये नहीं सोचना कि ये नहीं आता मुझे, या ये चीज तो दूसरे सब्जेक्ट्स में होती है, मैथ में ऐसा नहीं, मैथ में तो सॉल्व करने के मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल सही कहा, सॉल्व करने के मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपने सेक्शन करना स्टार्ट किया, बीच में कोई क्वेश्चन आया, उसको छोड़ो मत, उसकी जगह पे उसका जो भी आपको गिवन है, टू प्रूव है, या आपको डायग्राम थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है वो बना दिया, या उसका आगे फॉर्मूला लिख लिया, आइडेंटिटी लिख दी, कोशिश कर लो सॉल्व करने की। कई बार सिंपल इक्वेशंस होती है तो आप सॉल्व कर भी लेते हो, क्योंकि इतनी पढ़ाई की है तो काम आ भी जाती है, तो इसलिए सॉल्व करने की कोशिश कर लो, ठीक है। नहीं होता कोई बात नहीं, जितना करके होगे उतने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उतना तो आप करके आओ, ओके। तो अब जितना टिप्स जो भी बताना था वो हम बता चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ। अब आप लोगों को करना है, काम रहना है, शांति से पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो पढ़ सकते हो पढ़ लो, और जो बच्चे क्या कहते हैं बहुत पढ़ चुके हैं अभी तक, वो आज इवनिंग में 5-6 बजे के बाद अपने दिमाग को रिलैक्स दो, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो तो खैर पढ़ो, उनके पास आज भी बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ कर सकते हो, आज की रात है, ठीक है। बाकी जिन्होंने पिछली छुट्टियां इतने दिन मिले हैं वो बस लगातार दिन रात लगे हुए हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्स दें अपने दिमाग को, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। बेस्ट ऑफ लक।